अंतिम दौर में प्रथम जो प्रश्न पत्र आता है उसमें उनको अभ्यर्थियों को विशेष रूप से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? अब क्या है, आजकल क्या है, दौर चल रहा है कि जैसे लास्ट टाइम में अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि मैराथन क्लास चलती है जी 10-10 12-12 घंटे की पूरी सब्जेक्ट की या करंट की मैराथन क्लास जी। तो उसमें टाइम खराब ही होता है, उससे मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अपन जो देखते हैं ना फास्ट में वो याद नहीं रहती है। अच्छा, जो बुक से पढ़ते हैं वो। जी जी। अभ्यर्थियों को किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना चाहिए और क्या कभी कोई प्रश्न को हल करने के रिस्क भी लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल, ये आपने बात बहुत बेहतरीन कही कि पेपर के लेवल को देखना, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी यहाँ से तय करके जाते हैं कि मैं 100 में से 90 अटेंड करूंगा, 100 में से 70 या 80 अटेंड करूंगा। धारणा नहीं होनी ये अवधारणा पूर्व धारणा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, आरपीएससी फेल कर देगी इसको। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम एक ऐसे अभ्यर्थी के साथ में हाजिर हुए हैं जो खुद द्वितीय श्रेणी अध्यापक में अच्छी रैंक से चयनित होकर के आपके सामने उदाहरण पेश किया है। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपके अभी 7 सितंबर से 12 सितंबर तक द्वितीय श्रेणी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम देते समय, पेपर को अटेंड करते समय समय प्रबंधन की भूमिका कैसे निभानी है, या अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से रिवीजन करें, किन बातों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तिलोक जी। तिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार। तिलोक जी, हमें और हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने एजुकेशन जो सफ़र शुरू हुआ आपका, वो कैसे शुरू हुआ? प्रारंभिक शिक्षा तो सर गांव में शुरू हुई थी जी। उसके बाद आगे के लिए हम सिटी में आ गई जी। और फिर हमारा ग्रेजुएशन के लिए पीजी कॉलेज बाड़मेर में जी। बीएससी की। तो ग्रेजुएशन के साथ में वो थोड़ा चस्का लग गया था छात्र राजनीति का। हाँ जी। तो फिर फाइनल ईयर में मैंने चुनाव भी लड़ा था। अच्छा। संयुक्त सचिव का, और मैं जीता हुआ भी हूँ। आप जीते भी हो? हाँ। बहुत बधाई हो आपके फिर से, मतलब राजनीति में भी आपने भाग्य आजमाया। हाँ। और जीते भी। बिल्कुल। अच्छा, कॉलेज एजुकेशन में उसके बाद आपने कोई प्रशैक्षणिक डिग्री भी हासिल करी? हाँ, उसके बाद मैंने बीएड की थी। कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू। और फिर साथ साथ में टाइम मिलता तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी था साथ में। अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने शुरू कर दी प्राइवेट स्कूल। निजी क्षेत्र में भी आपने अपने ट्यूशन वगैरह है, कोचिंग वगैरह है, तो उसमें मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी, वर्तमान में आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो। तो हमें ये बताइएगा कि ये द्वितीय श्रेणी, आपने खुद ने कहा कि मैं तो प्राइवेट सेक्टर में कमाना शुरू कर दिया था, तो द्वितीय श्रेणी बनने की जो प्रेरणा थी ये कहाँ से आपके अंदर जागृत हुई? तैयारी के लिए तो सर प्रेरणा है कोरोना। अच्छा, कैसे? क्योंकि कोरोना में सारे काम धंधे बंद हो गए थे जी। तो उसमें ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी धंधे बंद हो गए थे उस टाइम, 1-2 साल के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो काम चलना नहीं है, फिर मैंने सोचा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले मैंने तृतीय श्रेणी की तैयारी शुरू की थी, जो भर्ती 2021 वाली रद्द हो गई थी, L2। जो आप एग्ज़ाम दे चुके थे? एग्ज़ाम दे चुका, अच्छे नंबर भी थे। अच्छे नंबर भी थे। हाँ, वो रद्द हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी 2022 वाली भर्ती की। यानी कि कोरोना नहीं आता तो आप प्राइवेट सेक्टर शायद नहीं छोड़ते? तो नहीं छोड़ता मैं, कोरोना पूरा मानस बना रखा था कि भाई आगे अब इसी में काम करना है। जी। तो कोरोना एक हिसाब से आपके लिए वरदान साबित हुआ? बिल्कुल। यानी आपने आपदा को अवसर में बदला। हाँ, सही हो? बिल्कुल। अच्छा, और फिर आपने तैयारी करनी शुरू की द्वितीय श्रेणी की सीधी, और रीट की भी की, लेकिन रीट रद्द हो गया। हाँ, फिर द्वितीय श्रेणी की शुरू करी। फिर द्वितीय श्रेणी शुरू की मैंने। और तो आप अभी तिलोक जी 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में द्वितीय श्रेणी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो उस समय अभ्यर्थियों को अब तो दिन बहुत कम रहे हैं, आप टाइम का बहुत। हाँ, बहुत कम रहा है। तो अंतिम दौर में प्रथम जो प्रश्न पत्र आता है उसमें उनको, अभ्यर्थियों को विशेष रूप से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? अभी तो सर कम समय में तो क्या है कि जो चीज़ें पढ़ी है पहले से विश्लेषण करके पढ़ी होगी, पहले समझ के आधार पे पढ़नी पड़ेगी। अब इस समय में तो वही चीज़ें पढ़ी जिन वापस पढ़नी है, जो अपन ने मार्क रखा है ये चीज़ अच्छे से याद नहीं हुई है, या ये मेरे को लास्ट टाइम देखनी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, करंट वगैरह है, ये चीज़ें अभी इस समय पढ़ने के लिए। सारी चीज़ें तो पढ़ नहीं पाएंगे 6-7 दिन में। सही है। जैसे आपने तैयारी करी ने जब, तो आपने ये जो फर्स्ट पेपर जो होना था आपका जब हुआ, तो उस समय अंतिम सप्ताह भर में आपने जैसे करंट जी के है, करंट जी के भी फर्स्ट पेपर में आता है,
उसकी तैयारी करने के लिए किस बुक्स को आधार बनाया और धार अंतिम दिनों में धार कैसे दी जीके को? पहले जो राजस्थान क्रोनोलॉजी और ये आती है दूसरे वाली, दोनों के मिक्स में जो अपने सिलेबस में है वो पढ़ लिया। फिर लास्ट में जो अंडरलाइन कर रखी थी कि चीज़ें भाई जैसे अपने को इम्पोर्टेंट लगती है कुछ चीज़ें, तो वही पढ़ी थी। अच्छा। अब क्या है, आजकल क्या है, दौर चल रहा है कि जैसे लास्ट टाइम में अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि मैराथन क्लास चलती है जी 10-10 12-12 घंटे की पूरी सब्जेक्ट की या करंट की मैराथन क्लास जी। तो उसमें टाइम खराब ही होता है, उससे मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अपन जो देखते हैं ना फास्ट में वो याद नहीं रहती है। अच्छा। जो बुक से पढ़ते हैं वो। जी जी। यानी कि जो आपने निरंतर तैयारी के दौरान करंट जो स्ट्रॉन्ग किया है उसी को वापस रिवाइज किया जाए, रिवाइज किया बार बार, यानी नए स्रोत में हाथ डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें एक तो आता है सामान्य ज्ञान का पेपर, एक इसमें मनोविज्ञान भी इसी में है। बिल्कुल, मनोविज्ञान इसी में। तो मनोविज्ञान को भी अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा आपके पास में कोई विशेष मटेरियल जो आपने पढ़ा हो या फिर कोई ऐसा है क्या? लास्ट टाइम तो वही है जो नियम वगैरह थे, भाई कौन किसने दिया या कोई आंकड़े वगैरह वही देखने थे जी। आरटी वगैरह संबंधित कोई तो ना, जैसे भी रटने वाली चीजें होती है ना लास्ट में, वही चीजें देखी जाती है कि भाई लास्ट टाइम में इनको रिवाइज करें ताकि आपको अपडेट रहे और याद रह जाए। फैक्ट जो होते हैं वो अंतिम चीजें लास्ट में। हाँ। अच्छा, तो उसमें उसके बाद में जो ये पेडागोजी होती है ये तो शायद सेकंड पेपर में ही है ना? हाँ, पेडागोजी। तो फर्स्ट पेपर में जो अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे जो चीज़ें आपने पढ़ ली उन्हीं को वापस रिवाइज करें। और अच्छा, एक बात अभी तिलोक जी देखी गई है कि आरपीएससी का जो पेपर आ रहा है ना, स्टैंडर्ड इसका बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी है कि मिनिमम 40% नंबर लाना भी जरूरी है दोनों पेपर में। दोनों में अलग अलग 40% लाना और दोनों में मिला करके 36% भी जरूरी है, ऐसा है? वो अभी किया है कॉलेज के लिए, किया है कॉलेज के लिए, बाकी की नहीं है। तो दोनों में 40% लाना जरूरी है। यानी पहला पेपर जो है 100 प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न आपके सही कम से कम होने चाहिए। हाँ। तो उसके लिए अभ्यर्थियों को किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना चाहिए और क्या कभी कोई प्रश्न को हल करने के रिस्क भी लेनी चाहिए क्या? इसमें पहला अपना टारगेट ये होना चाहिए कि क्राइटेरिया पार करना है जी, कैसे भी करके। 40% बचने जरूरी है दोनों पेपर में, नहीं तो अपन ने एक पेपर में चाहे अपन 80% लेंगे, दूसरे में 40% क्राइटेरिया पास नहीं है, वो 80% अपने जीरो हो जाएंगे। तो पहला टारगेट अपना यही रखना है, पेपर का लेवल देख के पेपर के लेवल पे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। लेवल टफ है तो उस हिसाब चलना है, बिल्कुल, और बहुत यूं नॉर्मल है तो उस हिसाब से अटेंड करना है। बिल्कुल, ये आपने बात बहुत बेहतरीन कही कि पेपर के लेवल को देखना, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी यहाँ से तय करके जाते हैं कि मैं 100 में से 90 अटेंड करूंगा, 100 में से 70 या 80 अटेंड करूंगा। धारणा नहीं होनी ये अवधारणा पूर्व धारणा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, आरपीएससी फेल कर देगी इसको। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पहले से आपको ये निर्धारित नहीं करके जाए कि भाई मुझे इतना करना, लेकिन क्राइटेरिया भी ध्यान रखें कि कम से कम 40% तो एनी हाउ सही कर लूँ, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ। अच्छा, इसमें अब जो आरपीएससी ने पेपर का स्टैंडर्ड को काफ़ी ढंग का कर दिया है, मतलब पेपर प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो इसमें वही जो पुराने सोर्स अपन लोग पढ़ते थे वही पर्याप्त हैं या कुछ और उनको अलग से पढ़ना चाहिए? पुराने स्रोत तो सर अब मतलब नहीं, वो चीज़ें अब रही नहीं है एग्जाम में। जी जी। इसके लिए अपने को पूरा कोई भी टॉपिक है बुक से, अब गाइडों से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल सही। बुक से पूरे टॉपिक को क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए। हाँ जी। तो इसलिए अपने को पूरा जीरो से उस टॉपिक को पूरा क्लियर करके समझ के आधार पे तैयार करना पड़ेगा, तभी अपन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल। पहला पेपर 2 घंटे का होता है और 100 प्रश्न आते हैं। आपका वो कब हुआ था एग्जाम? हमारे पहला एग्जाम हुआ था 24 दिसंबर को। तो वो उस समय की वाकया बताइए, क्या हुआ उस समय? तो वो पेपर आउट की वजह से रद्द हो गया था। हमने आधा घंटा पेपर दिया था। अच्छा। लगभग आधे घंटे में कर लिए थे 40-50 क्वेश्चन तो फटाफट में, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था उस समय। वो करने के बाद वो आए एग्जामिनर ऊपर के पेपर दे दो तो ले लिया हमसे। तो हमें तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हाँ। उसके बाद वो पेपर तो हो गया रद्द। अच्छा। फिर सब्जेक्ट का पेपर हुआ उसके बाद 26 तारीख को ही, 2 दिन बाद ही, तो वो हो गया। फिर वो रद्द वाला पेपर वापस आरपीएससी ने 29 जनवरी को करवाया था जी। तो 29 जनवरी को वापस दिया था। मतलब रद्द वाली जो घटना है आपके साथ संयुक्त तो बैठा जा रहा है कंटिन्यू। L2 आपका अच्छा हुआ, वो भी रद्द हो गया। आपके द्वितीय श्रेणी में प्रथम प्रश्न पत्र में आप एग्जाम हॉल में बैठ भी गए, आधे घंटे बाद पेपर छीन लिए गए रद्द की घटना सूचना आने के कारण। फिर आपने सेकंड पेपर तो दे दिया, फिर वापस जनवरी में हुआ आपका। फिर हमारे क्या पेपर लेवल काफ़ी ढंगा था, तो उसमें स्टूडेंट पास नहीं हो रहे थे। अच्छा। तो हमारे स्कूल 1600 पोस्ट थी गणित की, उसमें से 900 जने ही पास हुए।
सेकंड 700 पेपर पोस्ट, ठीक है। हाँ 700 पोस्ट खाली गई थी अच्छा। भर्ती के अंदर। अच्छा। तो फिर 29 जनवरी को क्या है कि वो जो पास थे सब्जेक्ट में लगभग वही पेपर देने आए थे, कोई 10% छोड़ के, मतलब अटेंडेंस बहुत कम रही। अटेंडेंस बहुत कम थी। तो मैं एग्जाम देने के लिए आया था वहाँ, मेरे क्या एग्जाम से 1 घंटे पहले मेरे को पता चला कि मेरे आधार कार्ड खो गए दोनों। अच्छा। बैग से निकल गए, निकाल लिए किसी ने, पता नहीं, ओहो, आधार कार्ड थे नहीं दोनों। सफर में। सफर में जी। जयपुर से आया था जोधपुर में। अब एग्जाम हॉल में आप प्रवेश करने वाले हैं, 1 घंटा पहले मालूम चला कि मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है। हाँ 12:30 मेरे को पता चला था, 12:45 बजे, और 1:30 बजे लास्ट एंट्री थी, 1:30 पर। तो उस समय फिर वो थोड़ा हाईलाइट तो था ही एग्जाम, क्योंकि रद्द किया था पेपर। फिर दुकानें सारी बंद ई मित्र की, शक्ति तो थी। हाँ, और ऊपर बारिश चल रही थी। फिर मेरा दोस्त था यहाँ पचपत्रा का ही जी, तो उसका कोई रिलेटिव था, उसने उसको कॉल करके वो जैसे तैसे करके 3 मिनट पहले ओहो, आधार कार्ड में पहुंचा सेंटर पे लेके। समय की कीमत देखिएगा, 3 मिनट पहले यदि आधार कार्ड आपके पास नहीं पहुंचता तो आप वंचित रह जाते। तो मैं एग्जाम से वंचित रहता। और 3 मिनट के कारण आप आज द्वितीय श्रेणी गणित में सेवाएं दे रहे हैं। देखिए कितनी कीमत में। फिर वो शरीर के अंदर कंपन शुरू हो गई पूरी। एग्जाम में देना शुरू किया तो पूरा यूँ कंपन हो रहा था, मैं लिख नहीं पाता, गोले नहीं भर पा रहा था। तो हम क्या हॉल में 2 जने थे मेरे रूम के अंदर, 2 जने थे, 24 की सीटिंग में से 2 जने उपस्थित 2 थे। जने थे और 2 ही विक्षक थे। अच्छा। एक मेरे पास बैठ गए और एक दूसरे वाले के पास बैठ गए। फिर मैंने शुरू किया तो वो मेरे पास आके बैठे कि आप कंपन क्यों हो रही है। हाँ। तो मैंने उनको बताया ये चीज़ हो गई थी मेरे साथ। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर। तो फिर मैं क्या है कि वो हॉपलेस तो हो गया था उस समय थोड़ा, फिर अब टेबल पे ही मैं आधा घंटा सो गया था भाई। अच्छा, 2 घंटे में से आधा घंटा सोने में निकाला। हाँ। फिर मैंने वापस थोड़ा शरीर में कंपन कम हुई, रिलैक्स हुए, फिर मैंने वापस शुरू किया अटेंड कर। मतलब कि अभ्यर्थियों देखिएगा कितनी घटना घट गई कि पहले तो आईडी प्रूफ नहीं था तो आप घबरा गए कि पता नहीं आईडी ग्रुप पहुंचेगा। आप देखो इधर 5 मिनट बाकी रहे तब तक आईडी प्रूफ पहुंचा नहीं, आपकी धड़कनें बहुत तेज बढ़ गई कि पता नहीं वो आईडी प्रूफ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मैं अपीयर हो पाऊंगा कि नहीं वो हो पाऊंगा आपकी। तो ये तो धड़कन बढ़ गई। फिर वो जैसे ही पहुंचा तो आप दौड़ करके अंदर घुस गए, और लेकिन वो आपका जो रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे आप, वो वापस मेंटेन नहीं हुआ ना इतनी देर में थोड़ा। विक्षक ने आपको काफी मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओगे। अब देखो 2 घंटे में से आधा घंटा त्रिलोक जी वहां पे सोए रहे। मैंने होता है ना कि समय प्रबंधन कैसे करना, ये पॉइंट अभ्यर्थियों विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। आधा घंटा सोए, पीछे 1.5 घंटा रहा, उसमें भी इन्होंने वो जो कसर है वो छोड़ी नहीं और वो उनको भरपाई कंपनसेशन कर दिया आपने। फिर उस 1.5 घंटे में आपने मन में उस समय क्या सोचा कि जब आप कंपन बंद नहीं हो रही थी, मन में क्या सोचा कि आज गए काम से? हाँ, उस समय तो लग रहा था कि पेपर मुश्किल से पास होगा। फिर वापस रिलैक्स होने के बाद मैंने शुरू किया, जो मेरे को परफेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे मैंने वो वही किए थे। अच्छा। फिर जरा रिस्क लेनी भी। हाँ, अच्छे से क्वेश्चन बच गए। 1.5 घंटे में आपने वो 100 क्वेश्चन पूरे ढंग से पढ़ लिए थे? आराम से पढ़ लिए थे। जीके में तो टाइम बच जाता है। रिलैक्स होने के बाद में आपको यूं नहीं लगा कि यार वो आधे घंटे की कमी महसूस हो रही है? नहीं लगा ना? आराम से हो गया पेपर। अब थोड़ा क्या, वो उस समय 5वां गोला नहीं था ना। हाँ। अब वो शुरू हो गया। तो कितने अटेंड किए थे आपने फिर? मैंने अटेंड किए थे 80। 80 में से सही हो गया आपके? 49 बच्चे थे कट कटा। 49 बजे। वो तो शुरुआत में मैंने किया था, जाते ही मैंने 20 क्वेश्चन किए थे। 20 में से 20 से लगभग 17-18 गलत हो गए थे उसमें। बहुत इजी क्वेश्चन थे, पता नहीं चल रहा कि इसका उत्तर क्या है कौन। मैंने गोला बढ़ना ही शुरू किया सीधा। तो ऐसा एग्जाम हॉल में नहीं करना है। हाँ, सही बात। फिर आप तो गणित से द्वितीय श्रेणी शिक्षक हैं, तो आपने वो पेडागोजी की तो सबके लगभग कॉमन ही होती है। पेडागोजी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो आपने गणित की तैयारी ये अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा बता देंगे, आपने गणित की किस बुक्स को ज़्यादा हाईलाइट या मान्यता दी या आधार क्या बनाया आपने? गणित के लिए मैंने तो वैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की सबसे पहले। अलग अलग 2 कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, दोनों में टेस्ट खूब दिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस ही है गणित के अंदर तो। अच्छा, एग्जाम हॉल में जो समय प्रबंधन की जो से आपने कहा ना, या फिर क्वेश्चन जैसे अपने को क्वेश्चन आ रहा है और उसमें अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको किस लेवल तक आपको रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपका क्या विचार है? जब एक क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट लग जाए फिर क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, छोड़ देना उसको, अगले क्वेश्चन को जाना चाहिए। ये टाइम लास्ट में बचे तो ही उनको करना है। पहले ये कोशिश करनी कि सीधा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है जिनमें अपना कोई डाउट नहीं लगे, मैं सीधा इसका उत्तर निकाल सकता हूँ, वो क्वेश्चन अटेंड करना है। अच्छा, मैंने पेपर अटेंड किया तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने पीछे कितने अटेंड किए और कितने छोड़े। जो मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे मैं वो करता गया। लास्ट में वैसे OMR भरने जितना टाइम बचा था और पेडागोजी क्वेश्चन छूट भी गए थे, क्योंकि मैथ्स में टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना और गोला भरना,
और अब तो सारे घोड़े भरने और ज़्यादा टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट में घोड़े भरे नहीं जाते पूरे 150। सही। हाँ, वो 5 ऑप्शन भी भरना अनिवार्य भरना है। जरूरी है। ये एक और अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए 5 ऑप्शन भी यदि आपको खाली छूट गया तो समस्या रहेगी। फिर समस्या होगी। अच्छा, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट, हालांकि अभी तो अंतिम चरण में तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा अब तो प्रैक्टिस वही है, उलझना नहीं है। मैक्सिमम फॉर्मूलाज वगैरह है या कोई बड़े बड़े क्वेश्चन है जिनका रिजल्ट है वो याद रखने हैं। अच्छा, उन्हीं को। तो आपने विशेष रणनीति बता चुके हैं कि फर्स्ट पेपर में जो है जीके को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकंड पेपर में अपने अपने जो सब्जेक्ट के जो वीक पॉइंट है, जो आपने सोचा हो कि भाई अंतिम क्षण में हम पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करें, रिलैक्स रहें। विशेष रूप से एग्जाम हॉल में रिलैक्स रहना है। बिल्कुल, वहाँ तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। फिर एक तो आपने जब ये समय कम पड़ा ना तो रिलैक्स तो हुए, लेकिन दिमाग में आपने कुछ ऐसा सोचा कि नहीं जितना समय है उसको मैं पॉजिटिव नहीं लूँगा तो मैं चैन से बाहर हो सकता हूँ, ऐसे आप मोटिवेट कैसे हुए अंदर से? फिर मेरे को पता है कि 40 नंबर तो वैसे मेरी तैयारी ढंगी थी, तो 40% तो आ जाएंगे। पेपर का लेवल भी ठीक था, पहले वाला जो पेपर था उसका लेवल तो कम था, लेकिन इसका बराबर लेवल था, तो ढंगी क्वेश्चन थे। फिर मैंने शुरुआत में गलत किया, तब मेरे को लगा था कि इस बार पास होना मुश्किल है, क्योंकि मैंने 17-18 क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन गलत कर दिए, जिनको मतलब कोई गलत करता ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी कंपन हो रही थी उस कारण। हाँ, तो मैंने वो सीधा टिक देखा, ABCD भरता है, क्या पता ही नहीं चला क्या भर रहा हूँ, खुद गई। तो मतलब अभ्यर्थियों को तो ये कहना चाहेंगे कि जब आपको यूं लगे कि अब घबराहट, या देखो शुरुआती क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो आप उनसे घबराए नहीं, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन अपने लेवल के आ जाएं। बिल्कुल, तो अपना सब्जेक्ट चेंज करो उसके अंदर। जैसे मान लो साइकोलॉजी क्वेश्चन आ गया शुरुआत के अंदर, जी जी, अपने थोड़े आउट ऑफ लग रहे हैं तो अगला जीके में चले जाओ, या जीके कैसा लग रहा है दूसरे में चले जाओ, तो ताकि शुरुआत में आप डिमोटिवेट ना हो। बिल्कुल, तनाव नहीं आना चाहिए शुरुआत। हाँ, यदि तनाव आए तो थोड़ा रुकें, आप थोड़ा पानी पिएं और एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, गहरी सांस लें और अपने इष्ट देवता को याद करते हुए यूँ सोचें, अपने माता पिता को याद करते हुए ये सोचें कि मैं बहुत यूँ ज़्यादा एग्ज़ाम का मतलब फोबिया हावी नहीं होना चाहिए। एग्जाम फोबिया ही है जो अपने को उस दोनों के बीच की सफलता और सफलता के बीच की कड़ी जो है वो वही अपन को दिक्कत करता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए, आपको केवल ये रखना चाहिए कि मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, बस अपना बेस्ट देना है। हाँ, बाकी बिल्कुल। तो अभी जो 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में द्वितीय श्रेणी एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं, तो उनको अपनी तरफ से अंतिम दिनों में कुछ अंतिम सुझाव यदि देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? सुझाव यही है कि सबसे पहले तो सेंटर पर टाइम पे पहुंचना है जी, क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो कोई गाड़ी भी खराब हो सकती है। बिल्कुल, तो एक घंटा जो लास्ट टाइम उससे भी 1 घंटा पहले पहुंचना। सही। वैसे तैयारी वाले बच्चे तो पहुंच ही जाते हैं, दिक्कत आती नहीं उनको। और साथ में अपने को क्या क्या ले जाना है, और एक ड्रेस कोड, क्योंकि ये वो बाहर की चीज़ें हैं ना, ये अपने दिमाग में क्या फालतू के तनाव पैदा करती है, सही। तो इन वजह से अपना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देख के अच्छे से, प्रवेश पत्र है, पेन है और पारदर्शी पेन होना चाहिए, एडमिट कार्ड है, सेंटर कहाँ है अच्छे से देखना चाहिए, सेंटर पे पहुंचना है। और इन लास्ट के 5-6 दिन में अपने को वो टॉपिक देखने हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के आंकड़े हैं और ज्योग्राफी के आंकड़े हैं, या कौन सा नियम किसने दिया, इस टाइप के प्रश्न हैं जो अपने को सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, उस प्रकार के ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें 6-7 दिन अपन पढ़ नहीं पाएंगे। सही। तो इनका अच्छे से मैनेजमेंट हो जाएगा तो फिर अच्छा पेपर होगा। विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड पे जो दिशा निर्देश लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियरली पढ़ लें। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे महिला कैंडिडेट है तो उनको किस प्रकार के वस्त्र पहन के जाने हैं, जो छल्ले वगैरह इस प्रकार से किसी भी होना नहीं चाहिए। फिर वहाँ सेंटर पे घबरा जाते हैं, सोने की कोई वस्तु है, अब आपके मन में घबराहट पैदा होगी, कहाँ रखूँ, सुरक्षा कौन करेगा, तो बढ़िया ये है कि पहन के ही नहीं जाए। और पुरुष कैंडिडेट है तो वो भी अपनी वेशभूषा का ध्यान रख करके, क्योंकि ये फालतू विक्षक से उलझना या गेटमैन जो चेक करता है उससे उलझना, ये अपने आप को नुकसान देगा, क्योंकि तनाव आपका बढ़ेगा, ये अपने फालतू की दिक्कत करे। इस प्रकार से कहीं नहीं उलझे आपका टारगेट। एग्जाम हॉल में यही चीजें सोचते हैं, हाँ यार मेरे बेस हो गई, गया। हाँ जी जी बिल्कुल, इन फालतू चीज़ों में नहीं डिस्टर्ब नहीं होना। बिल्कुल। तो अभ्यर्थियों, आपको जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भगवान करे आप शीघ्र ही सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में तिलोक जी आपका फिर से थैंक यू और धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, आपको इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोज़ मिलेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू सर।